तो कल के लेक्चर में हमने वेक्टर से रिलेटेड एक और सिंपल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और वो क्या थी सिंपल कंसेप्ट? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद है सबको? क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? मतलब स्प्लिटिंग ऑफ गिवन वेक्टर इनटू को टू और तोड़ मोर मरोड़ के रख कंपोनेंट। देना, उसके डिफरेंट पार्ट्स फाइंड करना, उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने की यानी स्प्लिट करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एज ए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें बेसिक कंडीशन हमने देखी थी कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन नंबर ऑफ वे। लेकिन जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं वहां पे हम सिर्फ क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, अगर ये प्लेन में है, मोशन इन प्लेन में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पे दो रहेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। एंड अगर ये 3 डायमेंशनल होंगे, नॉन प्लेनर होंगे, नॉन को प्लेनर होंगे, तो उस केस में कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम जितने चाहिए उतने कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? यस। और उसमें हमने देखा था कि कंपोनेंट्स फाइंड करना मतलब क्या है कि बेसिकली एक्स के एंड वाई के अलोंग उस वेक्टर का एक पार्ट फाइंड करना। और उसके लिए एक सिंपल रूल कल हमने देखा था कि हर बार आपको एक वेक्टर दिया जाएगा, उस वेक्टर का वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल यानी वाई या फिर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर एंगल के एडजेसेंट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है तो वो बनेगा, क्या बनेगा? एडजेसेंट ए cos थीटा। cos थीटा। एंड जो दूसरा रहेगा, रिमेनिंग रहेगा, दैट विल बी द sin थीटा। sin थीटा। चलो, तो मुझे आपको ये बोलना है अभी कि अगर एक फोर्स है 40 न्यूटन which is acting at a 60 degree with x axis, then find its rectangular component. Find its rectangular components. तो आपको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, कर सकते हैं? क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले केस 20 and 20√3। वेरी गुड, सनी का होगा ये आंसर आ गया, मतलब हाँ सर, 20 and 20। वेरी गुड। ठीक है, तो ये 40 न्यूटन का फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा थीटा का एडजेसेंट है, तो ये बनेगा 40 cos ऑफ 60, दैट विल बी 20। एंड यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो बनेगा 40 इंटू साइन ऑफ 60, यानी ये बनेगा 20√3 न्यूटन हो गया। यानी गिवन वेक्टर को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 20 के साथ क्या लिखूं? आई कैप। यस। क्यों? क्योंकि वो अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। 20√3 के साथ में कौन आएगा? जे कैप। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमें गिवन वेक्टर एंड उसका एंगल दिया जाता है और बोलते हैं कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करो, तो हमें बस इतनी ही प्रोसेस को फॉलो करना है। थीटा का एडजेसेंट है वो बनेगा cos, रिमेनिंग है वो बनेगा sin। अब मुझे बोलो, आपको अगर एक कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर, और वो दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप इस तरह से, और आपको बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दूसरा डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्वेकडं, क्रांति चौकडं, बाबा पेट्रोल पंप कडं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब होगा एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, ये गिवन वेक्टर है, आपको जो दिया था ए वेक्टर, और ये थीटा अब दिया नहीं है, हमें ये थीटा फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड तो सबको मालूम है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? स्क्वायर रूट में √13 आता है सर। वेरी गुड, √3 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड में। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। अगर रूट में 13 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 9 से बड़ा है, मतलब 3 से बड़ा रहेगा, 16 से छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.3 3.4 इसके आसपास रहेगा। है क्लियर मैग्नीट्यूड? तो नाउ अब डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूं? कौन बोलेगा मुझे व्हाट टू डू विद डायरेक्शन? कोई है?
जिसको मालूम है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी होती है? सर cos थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन a। वेरी गुड। देखो सिंपल लॉजिक है, हमें मालूम है यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको अपन ए एक्स बोलते हैं, एंड एक्चुअली आई कैप के साथ में जो है उसको अपन ए एक्स ही बोल रहे हैं कल से, है ना। इसको अपन ऐसे लिखते थे ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू 3 दी है एंड ए वाई की वैल्यू 2 दी है। क्लियर? यस। मतलब ये ए एक्स यहाँ पे 3 बनेगा और दूसरा ए वाई होगा यहाँ पे 2 बनेगा। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सीधा ज्योमेट्री को यूज करो, ज्योमेट्री को नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करो। कैसे? अगर मैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा यूज करूंगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है? 3। हाइपोटेन्यूज कौन है? a, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है, इसको 3.4 बोलो या फिर 3/√13 बोलो, हो गया एंगल। अगर सेम एंगल मुझे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। अब tan थीटा क्या होता है? यस देवेश। 2/3 होगा सर। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी tan थीटा क्या बनेगा? ये बनेगा ay अपॉन ax। अब ay तो दिया था क्वेश्चन में 2, ax भी दिया है क्वेश्चन में, कितना है? 3। तो इस तरह से हम ये थीटा फाइंड कर सकते हैं, एंड ये थीटा फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे उसी थीटा को डायरेक्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, सो इसी तरह के सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें। आपको कोई भी एक वेक्टर दिया है, जैसे कि p वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर और एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ x एक्सिस, विथ y एक्सिस एंड विथ z एक्सिस। हमें क्या करना है? एक गिवन वेक्टर है और इस वेक्टर ने x, y, z तीनों के साथ में जो एंगल बनाया होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो देखो ये एग्जांपल मैं सॉल्व करके देता हूं, सब लोग ध्यान देंगे, एकदम आराम से सॉल्व होगा, एकदम सिंपल है। बेसिकली सेम वेक्टर हम यहाँ पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p वेक्टर है, अगर a होता तो मैं ax, ay, ay, az बोलता। अगर ये p वेक्टर है तो मुझे बोलना पड़ेगा px ऑफ i कैप, py ऑफ j कैप एंड pz ऑफ k कैप। है क्लियर? ये कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, 3 अगर होंगे तो। यस सर। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे बोलो px कितना है? 3 3। py कितना है? 1 z कितना है? 2 2। तो ये px, py, pz मिल गए। अगर मुझे यहाँ पे एंगल्स चाहिए, जैसे एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके एक्स एक्सिस के साथ में एंगल आपको फाइंड करके दिया था, तो वहां पे हम कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे px अपॉन p। कब? अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ का एंगल चाहिए तो। उसी तरह से अगर मुझे y एक्सिस के साथ चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? बोलो सब लोग। अरे 180 माइनस px अपॉन p। नहीं, py अपॉन p ने बेटा, सीधा सीधा। कैसे? यहाँ पे यस सर। ये x है, ये y है, ये गिवन वेक्टर है p। अगर मुझे ये एंगल चाहिए थीटा तो मैं ये कंपोनेंट को py बोल रहा हूं, तो ट्रायंगल बनेगा फिर से cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट py है, हाइपोटेन्यूज p है, तो cos थीटा बना py बाय p। अगर ये z एक्सिस होगा, अगर ये z एक्सिस होगा तो क्या होगा? pz बाय p। यस, यही होगा pz अपॉन p। फिनिश, इसका काम हो गया। अब पुट करो वैल्यू। px मालूम है, मालूम है, लेकिन p मालूम नहीं है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। कौन बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड? कम ऑन फास्ट। √14। वेरी गुड। कैसे? स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 10, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही है, 9 + 1 10 + 4 14, यानी ये cos थीटा विद x एक्सिस बनेगा 3/√14, y एक्सिस के साथ में बनेगा 1/√14 एंड z एक्सिस के साथ में बनेगा 2/√14। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से हम गिवन वेक्टर जो है
एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विथ डिफरेंट एक्सिस, विथ डिफरेंट एक्सिस. यस सर बोल ना बेटा. सर कॉस थीटाच्या जागी tan थीटा घेतला असता तर ते 3 येऊ लागलं सर. टॅन थिटा घेतला असतं तर काय झालं असतं, आपल्याला px बाय py घ्यावा लागला असता फॉर एक्स एक्सिस के साथ में. हाँ, tan मग थीटा सर से ते भी 3 आते येत हैं, आहे. लेकिन एक्स वाई में प्रॉब्लम नहीं होगा. जेड एक्सिस लेते टाइम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो वहां पे इमेजिन करना पड़ेगा और वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये थोड़ा सिंपल है बेटा. ओके सर. कर दूं कैलकुलेट tan थीटा से भी. सर 3 येत आहे 3. हाँ 3 येत आहे सर 3. क्या बोला. आंसर 3 येत आहे सर tan थीटाने केल्यावर. नहीं नहीं देखो, ये डिवीजन कुछ भी आएगा, हम थीटा जब कैलकुलेट करेंगे तो वो दोनों से सेम ही आएगा. कैसे, फॉर योर सेटिस्फेक्शन में एक कैलकुलेट करके देता हूं. तो यहाँ पे cos थीटा बना 3/√14. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो. √14 कितना है बोलो. 3.7. 3.7 है. इनका डिवीजन कितना आ गया 3/3.7. 0.81. 0.81. बोल कौन रहा है, मैं बिलीव कर सकता हूं क्या, देवेश है क्या. हाँ सर. हाँ फिर करेक्ट है 0.8 ना. हाँ सर. अब सनी देख, कॉस ऑफ 0 कितना है 1, कॉस ऑफ 30 कितना है 0.86, कॉस ऑफ 45 कितना है 0.7, और यहाँ पे 0.8 यानी 0.80 होगा. देवेश 0.80 है ना. 0.81. 81 मतलब 80 के आसपास ही चलेगा. मतलब ये एंगल जो है 30 एंड 45 के बिटवीन होगा या 30 एंड 1 के बिटवीन होगा. सनी देखो नंबर कितना है 0.80, मतलब हमारा एंगल ये 0.86 से 80 चाहिए, मतलब इससे कम, मतलब ये 30 से ज्यादा होगा 45 से कम होगा. अगर वहां पे अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली थीटा जो है हमारा वो 35 to 38 के आसपास आना चाहिए. 38 डिग्री में अप्रोक्सीमेटली लेता हूं सनी. ओके 35 एग्जैक्ट है क्या देवेश. यस सर. अब सनी मैं tan थीटा से अगर ये करूंगा तो tan थीटा के लिए क्या होगा, ये अपोजिट है, x के लिए कर रहे हैं अपन, ये अपोजिट है, कौन है py एंड ये एडजेसेंट Yes, कौन है sir. px. तो tan थीटा दिख रहा है आपको py बाय px से. py कितना है 1, px कितना है 3, 1/3 आ रहा है. अब 1/3 मतलब 0.34. 3. अब tan के 3. वैल्यूज बोलो मुझे. हाँ, tan 0 0.3. कितना है. tan 0 tan 30 कितना है 1/√3. 1/√3 मतलब कितना. 0.57. 0.57. यस सर. तो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो 0.34, ये 0 एंड 30 के बिटवीन होना चाहिए. एक मिनट, ऐसे कैसे हो गया. py बाय सर यस सर वो cos 30 से छोटा होना चाहिए ना. 0.80 है वो. एक मिनट. हाँ कॉस की वैल्यू कितनी है, ये 3/3.7 0.8 है कंफर्म. सर वो देवेश ने बताया. यस एक बार कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती बोलो. ये 3/3.7 सर 0.81 है. 0.81 ही आती है. तो यहाँ पे 0.81 है, मतलब 0.86 से कम है, यानी ये आंसर 30, 32, 33 ये बराबर है, कम होता है उधर एंगल. एंड ये 0.34 आ रहा है 1/3. सर 26 डिग्री आएगा क्या. सर थीटा 27 डिग्री आ सकता है. है ना, वो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ना, इसलिए मैं एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करके दे पा रहा हूँ. सनी अगर यहाँ पे कैलसी से करता हूं मैं तो आई विल गेट एंगल सेम इन दैट केस. सनी यस सर.
लेकिन ठीक है। एंगल सेम ही आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, इसलिए एंगल में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। मैंने सोचा था 2-3 डिग्री का आएगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सेम आते बेटा, tan थीटा से ले लो या cos थीटा यस से ले लो सर। एंगल की वैल्यू, हाँ सर कळलं। ठीक है। तो tan थीटा का रहने देते हैं, cos थीटा सिंपल है, उसको ही फॉलो करते हैं। तो है क्लियर सबको कि आपको गिवन वेक्टर एक रहेगा, उसका अगर किसी भी x या y या फिर z के साथ में एंगल बनाना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये cos थीटा जो है इनको यहाँ पे इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर, एस नो? Yes, sir. यस सर। चलो, तो अभी यहाँ पे ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जो कंसेप्ट थी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जो कंसेप्ट थी उसको हमने अभी यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक वेक्टर है जिसको मैंने पहले भी थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करके दिया था, अभी उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखते हैं, जिसको बोला था हमने एज ए पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर मैंने बोला था पहले, याद है किसी को क्या था पोजीशन वेक्टर मतलब? सर पोजीशन ऑफ पॉइंट बताता है ओरिजिन से। पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट बताता है, वेरी गुड, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे हम मोशन पढ़ने के लिए किसी ना किसी स्पेस के साथ रेफर करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में बॉडी कहाँ पे होगी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे हमने माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल देखा था, माउंट एवरेस्ट मोशन में भी है, रेस्ट में भी है, डिपेंड करता है कि हम किसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। उस तरह से हर बार जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, पर्टिकुलर बॉडी कहाँ पे है ये स्पेसिफाई करने के लिए हम ये एक्स वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। तो सपोज अगर पॉइंट कहीं पे भी यहाँ पे लोकेटेड है P, तो हमें मालूम है कि 9-10 तक हम जो ज्योमेट्री पढ़ते थे, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होते थे 2, 3, 4, याद है? यस। अब ये Yes, 2, 3, 4 मतलब ये कन्वेंशन थे कि ये पहले एक्स एक्सिस का होगा, बाद में वाई एक्सिस का होगा, देन जेड एक्सिस का होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं O को P से कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे OP वेक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट गिवन पॉइंट, दैट इज पॉइंट P। पॉइंट P पे जो पार्टिकल रखा है हमने उसका पोजीशन वेक्टर हमें मिल गया, और वो है OP वेक्टर। है क्लियर? लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते टाइम हमें इसे 2, 3 नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे OP वेक्टर को डायरेक्ट P वेक्टर बोल सकते हैं, और ये आएगा, बोलो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है। तो इस तरह से हम पार्टिकल की गिवन जो भी पोजीशन होगी उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसको ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्डिंग में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच प्रोवाइड्स और विच गिव्स द पोजीशन, विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस यहाँ पे क्या होगा, हम आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन में कोऑर्डिनेट एक्सिस विल बी रिप्लेस्ड बाय सेंटर होगा, और सेम डेफिनेशन को मैं वहां पे बस इतना चेंज करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। मतलब पार्टिकल अगर पॉइंट A पे है तो मैं उसको A के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये OA वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि पार्टिकल की पोजीशन कहां पे है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। क्लियर? यस। चलो, अब यहां पे पोजीशन वेक्टर तो मालूम हो गई, अब होता क्या है थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली आपको ऐसे x एंड y दो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए गए हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये x एंड y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको बोला है कि पहले एक पॉइंट था P जो था x1, y1 एंड z1, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी देर बाद उसके मन में क्या आया मालूम नहीं, और वो चला गया Q के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2
एंड Z2, तो पार्टिकल या फिर बॉडी अगर P से लेके Q तक ट्रैवल कर रही है, P से लेके Q तक जा रही है, इसका मतलब पार्टिकल का या फिर बॉडी का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट P को यहां पे ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो ये बनेगा R1 वेक्टर। तो यहाँ पे R1 वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ द, क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी। कहां पे? एट पॉइंट P। P और ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं आप? XI प्लस x1 i कैप I cap plus Y1 Y1 J cap। J cap। हो गया। उसी तरह से जिस पोजीशन पे पार्टिकल अभी गया है उसके साथ अगर मैं ओरिजिन को उसको कनेक्ट कर दूंगा और ये बनेगा R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी एट पॉइंट Q। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? X2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap। वेरी गुड। ये बनेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर? यस सर। तो मेरे पास पार्टिकल्स की दो पोजीशन है, एक इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन भी है। अगर मुझे पार्टिकल का चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। वेरी गुड, वही पुरानी वाली डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे आर वेक्टर जो है ये बनेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या बनेगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ पे ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के लिए हमें अगेन एक नई कंसेप्ट आती है जिसको हम बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है और वहां पे हमें इतना समझ में आ गया था कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन डायरेक्टली Add. addition. If two vectors are acting in the opposite direction then directly Subtract. good. तो अब यहाँ पे हम R1 एंड R2 के बारे में वही करने वाले हैं। अब मुझे बोलो कि यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। है क्लियर सबको? यस। मैंने बस यहाँ पे R2 एंड R1 की वैल्यू पुट की है। अब इनमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, कौन से वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं? एक और स्टेप में करके देता हूं। यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ x1 i कैप माइनस ऑफ y1 j कैप माइनस ऑफ z1 k कैप। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस दिख रहा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सब्ट्रैक्शन किसकी की जाती है? जो एक दूसरे के अपोजिट या फिर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे उनकी। इसका मतलब आई कैप में से आर कैप माइनस। वेरी गुड, जे कैप में से जे कैप एंड के कैप में से के कैप सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यानी कि हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आई कैप के साथ में ब्रैकेट में कौन होगा? x2 माइनस x1 प्लस जे कैप के साथ में ब्रैकेट में कौन होगा? y2 माइनस y1 प्लस, ये प्लस यहाँ पे लिखता हूं, के कैप ब्रैकेट में इसके साथ कौन होगा? z2 माइनस z1। इतना सिंपल है। मतलब हमें अगर पार्टिकल की दो पोजीशन दी जाती है तो उसके ऊपर से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टली जो सेम डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप के कंपोनेंट में से आई कैप, जे कैप के कंपोनेंट में से जे कैप, के कैप के कंपोनेंट में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट तो आ गया इन वेक्टर फॉर्म,
अब इस डिस्प्लेसमेंट का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस, रूट में x2 minus x1 square plus y2 प्लस minus y2 y1 माइनस square y1 का स्क्वायर प्लस z2 हाँ, माइनस सर। z1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 पॉइंट्स दिए थे। पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से 3, 2, 1 एंड दूसरा पॉइंट है ये P था, ये Q था और इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए 2, 4, 2। तो मुझे आप बोलेंगे यहाँ पे कि पार्टिकल जब P से लेके Q पे गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कर सकते हैं कैलकुलेशन? Yes, sir. चलो ट्राई करो, कॉमन सर, पास में अंडर मैं रूट सॉल्व 6 करके देता हूं। क्या हुआ सनी? सर अंडर रूट 6 है सर। ओ, इतनी जल्दी आंसर भी आ गए, गुड। तीनों आ गए क्या? चल मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर फिर उसका सनी। क्या करना होगा? सबसे पहले इसको R1 वेक्टर लिखना होगा जो बनेगा OP वेक्टर और वो रहेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बाद में आएगा R2 वेक्टर जिसको अपन OQ वेक्टर बोलेंगे और वो आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर यहाँ तक? आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ओके। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब R वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 किया जाता है, यानी कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे i कैप में से i कैप जाएगा तो बोलो 2 माइनस आई 3। कैप, वेरी गुड, माइनस आई कैप, माइनस i कैप 4 2 2 आई J कैप, cap. जे 2 कैप, 1। क्या ये? अंडर रूट K cap. 6 मैग्नीट्यूड इन सर, अंडर रूट 6 मैग्नीट्यूड इन। वेरी गुड। एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो 1 + 4 + 1 मतलब √6। क्लियर? प्रणीता समझता क्या था? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में? नो। No. Okay. अब ये डिस्प्लेसमेंट है हमें आपको तो मालूम हो ही गया, वही प्रोसेस हम आगे फॉलो करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तो ये तो आपको मालूम ही है, लेकिन फॉर्मेलिटी बोल के मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, पहला है P वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसके साथ दूसरा वेक्टर दिया है Q वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अगर हमें इनकी एडिशन करनी है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर करना है तो सेम रूल वहां पे होगा। क्या करना पड़ेगा? i कैप का कंपोनेंट i कैप के साथ ऐड होगा, y कैप का j कैप का कंपोनेंट j कैप के साथ k कैप का कंपोनेंट k कैप के साथ ऐड होगा, यानी कि i कॉमन लेंगे x1 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट ऑफ i कैप, यहाँ पे y1 प्लस y1 plus y2 j cap वेरी गुड, एंड यहाँ पे z1 प्लस z2 k cap। ये आ गया गिवन वेक्टर। एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो बोलते तो क्या करेंगे? अंडर रूट रूट स्क्वायर में करेंगे सर। 1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 सर। प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z1 प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है, वो नंबर लेंगे तब करेंगे। अब मुझे बोलो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे p वेक्टर माइनस q वेक्टर चाहिए तो क्या करना होगा? बोलो। x1 minus x2 x2 minus x1 I i cap plus y2 minus z1 माइनस z2 इंटू k कैप हो गया। क्लियर? Yes, sir. चलो, तो आपको वेक्टर दिया गया है a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप
एंड दूसरा बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप। तो टेल मी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर सॉरी हाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा। चलो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, देखते कितने लोग कर पाते हैं। सर एडिशन 5i कैप प्लस 3j कैप आणि सबट्रैक्शन माइनस i कैप माइनस j कैप। वेरी गुड। मैग्नीट्यूड भी बोलो अब इसका। क्या है आंसर? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो 3 + 2 5i कैप 2 + 1 3j अंडर रूट 34l मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 34l वेरी गुड। मैग्नीट्यूड। एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट में 5 स्क्वायर 25 34 स्क्वायर 9 मतलब रूट ऑफ 34। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? 2 - 3 माइनस i कैप अंडर रूट 2 रूट ऑफ 2 हो गया आंसर। वेरी गुड, क्लियर। चलो अनदर वन, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू दिया है i कैप प्लस 2j कैप। तो मुझे चाहिए रिजल्टेंट जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे चाहिए इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड एट द एंड मुझे चाहिए एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस। कर सकते हैं अब? चलो तीनों सॉल्व करने का ट्राई करो। सनी सर मैग्नीट्यूड अंडर रूट 45 है। वेरी गुड। एडिशन का सब्ट्रैक्शन का? सब्ट्रैक्शन नहीं निकालना, एडिशन का सर, एडिशन का सर चलेगा, ठीक है। अब ये एंगल निकालो। जिनका नहीं आया था उनके लिए देखो, ऐड करेंगे तो 2 + 1 3i कैप 4 + 2 6j कैप 6j कैप मैग्नीट्यूड में 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36 रूट ऑफ 45। यानी कि अब यहाँ पे एंगल निकालने के लिए ये आर वेक्टर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं rx i कैप प्लस ry j कैप, उसके कंपोनेंट्स ही है ना। तो मैं अगर इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो rx कितना हो गया 3, ry कितना हो गया 6। यानी कि अगर यहाँ पे एंगल निकालने हैं x एंड y एक्सिस, ये रिजल्टेंट यहाँ पे जा रहा है और ये कंपोनेंट है उसका ये rx, ये कंपोनेंट है उसका ry, ये एंगल थीटा है। तो निकाल सकते हैं एंगल tan थीटा 2 होता है सर। हाँ 2 होता है। क्या करेंगे? अगर cos थीटा लिया तो tan थीटा लिया तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ry बाय rx, एंड अगर cos थीटा लिया तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी rx बाय r। अब ry बाय rx कितना आता है 6/3 इज 2 एंड यहाँ पे 2 rx बाय r चाहिए। rx कितना है 3, r कितना है रूट 45, 3/√45। क्लियर 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 क्लियर। यस नो? यस सर। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है देखो, अब तक जो कल का लेक्चर एंड आज के लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट देखी है उनको अगर थोड़ा सा कंबाइन करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हमें एक्चुअल में, उसमें अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं। आपको ऐसे दिया गया है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्सिस से एक्स एक्सिस से प्लस वाला, ये एक्स एक्सिस से माइनस वाला, ये वाई प्लस, ये वाई माइनस। अब यहाँ पे आपको बोला है कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1 विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन जो y के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री। एंड यहाँ पे और एक फोर्स है F3 विच इज 50 न्यूटन और वो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। पहले डायग्राम में क्या है वो समझता है क्या, देख लो। 3 फोर्सेस है मतलब 3 वेक्टर है,
उनके डायरेक्शन के साथ में उनका मैग्नीट्यूड दिया है। क्लियर? क्लियर क्लियर, क्वेश्चन कड़ा लगा? सॉल्व मत करो अभी, मुझे आंसर दो पहले। देवेश, सनी, बाकी लोगों का तो म्यूट अनम्यूट होता ही नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम डायरेक्टली इसको कर नहीं सकते। अगर हम एडिशन की जो पहले रूल हमने पढ़े, 2 वेक्टर लेंगे उनका रिजल्टेंट, फिर तीसरा वेक्टर लेंगे उसके साथ रिजल्टेंट का और एक रिजल्टेंट, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम सिंप्लीफाइड एक प्रोसेस फॉलो करेंगे जिसमें वेक्टर को हम डिवाइड करते, स्प्लिट करते, कंपोनेंट फाइंड करते, यानी क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, Resolve. यहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे। अब रिजोल्यूशन मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देंगे। प्रणीता, टेल मी, ये जो F1 वाला फोर्स है, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट, जिसको मैं F1x बोलता हूं, कितना होगा? प्रणीता विल गिव आंसर। गिवन वेक्टर इनटू कॉस थीटा, यानी ये रहेगा F1 cos ऑफ थीटा 1। कळलं का प्रणीता? नहीं. हे बघ, ये अकेला वेक्टर है, ऐसे 2 एक्सिस दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे एक वेक्टर एक्ट हो रहा है F, ये एंगल थीटा है, तो इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट होता है Fx, वो क्या होता है प्रणीता? थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होता है? प्रणीता, नहीं कळत है तो कल का लेक्चर किया नहीं था मतलब। कौन बोलेगा? और कॉस थीटा, कम से कम 200 बार मैं ये प्रोनाउंस कर चुका हूं। थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा, यानी कि क्या? गिवन वेक्टर इनटू उसके कोसाइन ऑफ द गिवन एंगल, ये होता है थीटा का एडजेसेंट वाला कंपोनेंट। एंड उसको छोड़ के जो वर्टिकली जाता है, जिसको अपन Fy बोलते हैं, उसके साथ साइन थीटा आता है। प्रणीता, आता लक्षात ठेव, थीटा का एडजेसेंट रहेगा तो कॉस थीटा, वो छोड़ के दूसरा रहेगा तो साइन थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, उसी तरह से बाकी को छोड़ दो, बस F1 की बात चल रही थी, उसका एडजेसेंट हो गया F1x, कितना है? F1 cos ऑफ थीटा 1। अब यहाँ पे F1 है 20, cos ऑफ 45 होता है 1/√2, यानी 0.7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40 न्यूटन। क्लियर सबको? हाँ सर। यस अब सर। उसी तरह से ये F1 का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, इनको छोड़ दो। अब वर्टिकल यानी रिमेनिंग कंपोनेंट जो है उसको अपन बोलेंगे F1y, और ये रहेगा F1 साइन ऑफ थीटा 1। F1 की वैल्यू तो सेम है 20, थीटा 1 भी सेम है, साइन 45 अगेन वही होता है 0.7, इसका मतलब ये आ गया 14 न्यूटन। यानी कि हमने F1 को रिजॉल्व किया, उसके 2 कंपोनेंट्स लिए, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस विल रिपीट फॉर F2। अब ये F2 देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से है F2, ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ये F2 है, और ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री। फिर से थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट मतलब कौन होगा? ये F2y होगा। कितना होगा F2y? Cos theta. वेरी गुड। थीटा का एडजेसेंट है मतलब दूसरा कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं, डायरेक्ट ये F2 cos ऑफ थीटा होगा। अब यहाँ पे मैं वही लिखता हूं कि इसका ये एडजेसेंट कंपोनेंट जो है, जिसको मैं F2y बोल रहा हूं, वो बनेगा F2 cos ऑफ थीटा 2। अब F2 है 40, cos थीटा कितना है 30, cos 30 इज √3/2, √3/2 मतलब होता है 0.86, डेसिमल चला जाएगा तो ये बनेगा 8.6 into 4, 6 into 4 24, 34.4। यस। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट वर्टिकल था, अब जो बचा हुआ कंपोनेंट है x के अलोंग है, इसलिए मैं इसको F2x बोलूंगा। थीटा का एडजेसेंट अगर cos था तो जो रिमेनिंग है वो कौन होता है? तो ये F2 sin थीटा 2 बनेगा। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, तो ये बनेगा F2x, और ये बनेगा F2 sin ऑफ थीटा 2। अब F2 कितना है 40, sin 30 है 1/2, मतलब ये आ गया 20 न्यूटन। है क्लियर सबको? Yes, sir.
यानी कि मैंने F1 एंड F2 को कर दिया क्या, डिवाइड, मतलब स्प्लिट, मतलब उनके कंपोनेंट्स आ गए। अब सेम प्रोसेस रिपीट होगी इस F3 के लिए। फिर से यहाँ पे मैं उसकी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, बाकी को कंसीडर ही मत करो, एक एक को करते जाओ, फिर हम कंबाइनली उनकी डायग्राम बनाएंगे। ऐसे दो एक्सिस है, ये x प्लस वाला, ये x माइनस वाला, ये प्लस y, ये माइनस y, और यहाँ पे आपको वेक्टर दिया है विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 50 बोला था ना, और एंगल है 60 डिग्री। है क्लियर? ये वही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है, नया कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे बोलो ये थीटा का एडजेसेंट है, इसलिए ये कौन होगा? cos थीटा। वेरी गुड। तो F3x बनेगा F3 cos ऑफ थीटा 3। दूसरा इधर वाला कंपोनेंट है, ये बनेगा F3y, ये कौन होगा? sin थीटा। Sin थीटा होगा। theta. बस उनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में कौन आ रहा है? F3x, और ये F3x कितना होगा देखो, 50 इंटू cos ऑफ 60, cos 60 इज 1/2, 1/2. 1/2 25 25 न्यूटन। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं, इसको अपन बोल रहे हैं एज ए F3y। अब F3y कितना होगा? F3 sin थीटा 3, sin 60 इज 0.86, 50 इंटू 0.86 करना है हमें, 50 इंटू 0.86 कर रहे हैं, 43. यानी ये बनेगा 5 इंटू 8.6, कितना होगा? 43। 43. चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्योंकि मैं अब ये डायग्राम रब करके दूसरी डायग्राम यहाँ पे बनाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट हो गया इसका? डन, ओके। अब यहाँ पे ये जो एक्चुअल में वेक्टर थे उनको छोड़ के मैं बस उनके कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग दो कंपोनेंट है, कौन कौन है? F1x है एंड ये F2x है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब इनकी क्या होगी? एडिशन. इनको ऐड करने के बाद 20 प्लस 14 इस डायरेक्शन के अलोंग मुझे कौन मिल रहा है? 34 न्यूटन। यस. अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग अपोजिट साइड में कौन एक्ट हो रहा है? 25 न्यूटन है, बराबर। ये भी कौन है? Fx ही है, लेकिन ये F3x है। तो अब मुझे बोलो कि ये 34 एंड 25 सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट. अपोजिट डायरेक्शन में होते तब क्या करना पड़ता है? माइनस. माइनस। वेरी गुड। तो वो नेक्स्ट स्टेप में मैं उनको माइनस करने वाला हूं। उससे पहले अब y एक्सिस में देखो, यहाँ पे कौन कौन है? F1y है प्लस F3y है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब इनकी एडिशन होगी, तो एडिशन होके 14, एक मिनट, हाँ 14 प्लस 43 कितना होगा? 57 न्यूटन। यस. अब ये नीचे जाने वाला कौन है? एक ही कंपोनेंट है वहां पे, कौन है? F2y है बस, और ये F2y कितना है? 34.4 न्यूटन। यानी यहाँ पे हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया था विथ इट्स कंपोनेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर मुझे इस डायग्राम को जो हमने कंपोनेंट्स फाइंड करके बनाई थी वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो 34 न्यूटन आई कैप, ये प्लस है, ये 25 नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे? -25 जे कैप. -25 आई कैप हो गया। यस. अब ये 57 न्यूटन प्लस एक्सिस से प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये बनेगा 57 जे कैप. जे कैप, एंड ये 34.4 नीचे निगेटिव के अलोंग है, मतलब ये बनेंगे 34.4 जे कैप। है क्लियर? जे कैप. यस. तो इससे पहले जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी थी उसके अकॉर्डिंग इनकी सब्ट्रैक्शन होगी डायरेक्टली, तो 34 माइनस 25 9, और यहाँ पे 57 माइनस 34.4 15.6. 20. हाँ
57 माइनस 34.4 22.6 22.6 22.6 जे कैप हो गया। यानी इसका अगर सिंप्लीफिकेशन किया हमने तो हमारे पास दो ही वेक्टर बचे, एक यहाँ पे प्लस के अलोंग कितना है 9i कैप, एंड यहाँ पे y के अलोंग ये कितना है 22.6 जे कैप। यानी हमारा जो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट था वो आ गया 9i कैप प्लस 22.6 जे कैप। है क्लियर? Yes, sir. Okay, so now tell me here, can we find the magnitude for resultant? Yes. कैसे? Root रूट ऑफ 9 स्क्वायर 81, 22.6 का स्क्वायर करना है। थोड़ी देर के लिए उसको 22 ही ले लो, 0.6 को छोड़ दो। 22 का स्क्वायर 484 484 प्लस 81 565 565। कंफर्म? Yes, हाँ, sir. अब ये Yes, रूट sir. ऑफ 565 आ रहा है, तो आपको मालूम होगा 23 का स्क्वायर कितना है? वेरी गुड। 23 का स्क्वायर कितना है? 529। 529 24 का कितना है? 576 इसका मतलब रूट में आने वाला नंबर दोनों के बीच में है एंड 576 के क्लोज है, तो इनका रूट भी जो है वो 23 एंड 24 के बिटवीन रहेगा। मैं इसको 23.6, 23.7, 23.8 ले सकता हूं। अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया 23.8 एंड ये बना मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट हो रहा था। क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे बोलो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां पे होगी? टेल मी डायरेक्शन फॉर दिस रिजल्ट। ये रहेगा Rx, ये रहेगा Ry। तो यहां से हमें मालूम है Rx कितना है 9, Ry कितना है 22। तो अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि cos थीटा अप्लाई करने के लिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, अगर निकालने से पहले डायरेक्शन चाहिए तो हम डायरेक्शन tan थीटा का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो क्या होगा tan थीटा इक्वल्स टू Ry बाय Rx, तो कितना होगा ये 22/9, यानी थीटा इक्वल्स टू बनेगा tan इनवर्स ऑफ 22/9। फिनिश्ड। ये हो गई उसकी डायरेक्शन। यस 2.44 एंड फिर tan इनवर्स ऑफ 2.44 कैलकुलेट करेंगे तो हमें वहां पे एक्चुअल में जो एंगल रहेगा वो मिलेगा जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है फिर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके थोड़ा सा ये लास्ट वाला एग्जांपल था, टाइम कंज्यूमिंग है सिंपल, लेकिन इसमें अब तक कल का एंड आज के लेक्चर की सारी कंसेप्ट एक एप्लीकेशन में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसके साथ साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, उसके साथ साथ डायरेक्शन कोसाइन, देन पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंडिंग द नेट इफेक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर बाय यूजिंग द रिजोल्यूशन मेथड, ये सारा पार्ट्स हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। यानी कि कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 से पहले जितने सॉल्व एग्जांपल्स है एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन के जितने अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं, आज के लेक्चर के बाद यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम। कल मैंने बोला था यू कैन ट्राई, बट सब नहीं होंगे, लेकिन आज चलो। हे एवरीवन, आवाज आ रहा है? यस सर। क्या हुआ था? वीडियो पॉज हो गया था क्या? यस सर। ओके ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 से पहले जितने सारे सॉल्व एग्जांपल है एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 के जो सारे अनसॉल्व एग्जांपल है, अब आपको सॉल्व करने आने चाहिए, वो आपसे सॉल्व होने चाहिए। क्लियर है फिर सबको? तो अब तक वेक्टर का एडिशन का एंड रिजोल्यूशन का पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब आगे कल के लेक्चर में वेक्टर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट नेसेसरी जो प्रोसेस है उसका डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का होने वाला मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि हमने पहले देखा था कि वेक्टर को पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, कि ये वेक्टर का जो अलजेब्रा होता है
जैसे स्केलर का तो हमें मालूम है कैसे करते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन डिवीजन तो होती नहीं है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उनको पढ़ना, मतलब वेक्टर को पढ़ना, ये कोई अलग टॉपिक है नहीं, बस यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो रिमेनिंग सिलेबस में हमें अप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे एकदम डिटेल से उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस और उसमें जो रिक्वायर्ड थी रिजोल्यूशन की बात वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। तो मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक का होमवर्क आज कंप्लीट चाहिए मुझे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है आपको थोड़ा होमवर्क का लोड ज्यादा आने वाला है, उससे पहले इसको पूरा खत्म कर लो। क्लियर? एसबीटी है, रोज होती है, आज भी है, so remaining part we will continue on tomorrow's lecture at same time.